स्टूडेंट्स स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी की आज की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए हम लोग भू आकृति विज्ञान को पढ़ रहे हैं और अभी तक हम लोगों ने जो अपर्दन के अलग अलग सिद्धांत हैं डेविस टेंक और किंग के उनको अच्छे से देख लिया। अब देखिए एक नए टॉपिक के साथ मैं आगे बढ़ूंगा जो है समस्थितिकी यानी आइसोस्टेसी का टॉपिक। देखिए कई सारे छोटे छोटे टॉपिक हैं जैसे कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ और इस तरह के अन्य टॉपिक जिसको मैं आपको बाद में कवर करवा दूंगा। अभी मेरी कोशिश है कि आपके एग्जाम से पहले जो कुछ भी मैं आपको टॉपिक्स कवर करवाऊं वो ऐसे हो जहां से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिल जाए। अच्छा आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। जो स्टूडेंट यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारे पास स्पेशल क्लासेस हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्लासेस में आपका यूजीसी नेट का कंप्लीट सिलेबस करवा दिया जाएगा। आपको अगर पूरी इसकी जानकारी चाहिए है तो मैं आपको अपना नंबर दे रहा हूँ 7905251328। इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए 7905251328 पर और या फिर व्हाट्सएप पे एक मैसेज छोड़ दीजिए और आपको कोर्स के बारे में जितनी भी जानकारी है वो सब मैं आपको दे दूंगा। तो चलिए अब हम लोग डायरेक्ट अपनी आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए आइसोस्टेसी का मतलब क्या है, पहले तो मैं आपको कुछ बेसिक बातें बता देता हूँ। देखिए हम लोग देखते हैं हमारी पृथ्वी के ऊपर इतने बड़े बड़े पर्वत हैं, कुछ पठार है तो कहीं पर समुद्र है। बात ये आ जाती है कि ये संरचनाएं अपनी जगह पे स्थिर कैसे हैं। जैसे कि अगर मैं अपने हाथ पर इस पेन को रखना चाहूँ तो आप देखिए ये खड़ा नहीं रह सकता है, छोड़ूंगा तो ये गिर जाएगा इस तरह से। तो बात आ जाती है कि फिर ये बड़े बड़े पर्वत वगैरह जो है इतने ऊंचे ऊंचे, एवरेस्ट चोटी जो 8,000 मीटर से ज्यादा ऊंची है, ये सीधे खड़े कैसे हैं? इनके पीछे कौन सा सिद्धांत काम कर रहा है? इस तरह के प्रश्नों का जो उत्तर है वो कहीं न कहीं हमें आइगोस्टैसिस से मिलता है। अब देखिए आइगोस्टैसिस जो शब्द है ये ग्रीक भाषा का है। इसका अर्थ होता है समान स्थिति। इसको हिंदी में कहते हैं समस्थितिकी। तो आइगोस्टैसिस का अर्थ होता है समान स्थिति। आइज़ो का मतलब है समान, स्टैसिस का मतलब है खड़ा होना। अब देखिए जो आइसोस्टेसिस है इसकी अवधारणा को समझते हुए आपके सामने दो शब्द बार बार आएंगे। एक तो आएगा लिथोस्फीयर, दूसरा आएगा एस्थेनोस्फीयर। तो देखिए लिथोस्फीयर क्या होता है? अर्थ की जो क्रस्ट है यानी कि जो पृथ्वी का सबसे ऊपर का ठोस भाग है और इसके साथ ही क्रस्ट के नीचे आ जाती है मैंटिल। देखिए अर्थ को अगर तीन पार्ट में डिवाइड करें तो सबसे ऊपर का हिस्सा क्रस्ट, उसके नीचे मैंटिल और जैसा यहाँ चित्र में आप देख रहे हैं उससे नीचे आता है कोर का हिस्सा अर्थ की। तो जो हमारा लिथोस्फीयर है इसमें दो भाग आ जाते हैं। लिथोस्फीयर के दो हिस्से हैं। एक इसमें क्रस्ट का हिस्सा शामिल है और इसके साथ ही जो मैंटिल का सबसे ऊपर का हिस्सा है, यानी देखिए ये मैंटिल है, पूरी की पूरी ये मैंटिल फैली है। तो इस मैंटिल का पूरा भाग नहीं बल्कि जो केवल ऊपर का हिस्सा है जो सबसे ज्यादा कठोर है, सॉलिड है, वो लिथोस्फीयर का निर्माण करता है। तो क्रस्ट प्लस अपर मैंटिल इज इक्वल टू लिथोस्फीयर। इसको याद रखिए, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जा सकता है कि लिथोस्फीयर में निम्न में से कौन कौन से शामिल हैं। तो आपको याद रखना होगा क्रस्ट और अपर मैंटिल जो कि सॉलिड होती है। और उसके ठीक लिथोस्फीयर के नीचे यहाँ पर ये देखिए एस्थेनोस्फीयर का विस्तार विस्तार है। ये एस्थेनोस्फीयर लिखा हुआ है। तो ऊपर होती है लिथोस्फीयर और इसके नीचे सेमी मोल्टन यानी कि अर्ध पिघली हुई अवस्था में आपको एस्थेनोस्फीयर दिखाई देती है। देखिए ये जो लिथोस्फीयर और एस्थेनोस्फीयर के बीच का संतुलन है इसी को हम आइसोस्टेची या समस्थितिकी कहते हैं। अब देखिए आपको मैं बार बार रिमाइंड करा देता हूँ, जो आपका यूजीसी नेट का एग्जाम है वहां पे ऑप्शन कैसे बनते हैं। चार ऑप्शन दिए होंगे और फिर आपको बताना होगा पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है। तो वहां पर ये भी एक ऑप्शन आपको देखने को मिल सकता है जहां पर लिखा होगा कि लिथोस्फीयर और एस्थेनोस्फीयर के बीच का संतुलन आइसोस्टेसी या समस्थितिकी होता है। और ये चीज आपको याद रखना का होगी कि ये बात सही है, क्योंकि अगर आप एक भी इस तरह का फैक्ट भूल जाएंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अच्छा इसके साथ ही देखिए जब हम लोग आइसोस्टेसी को समझेंगे तो हम लोगों को जो आर्किमिडीज का उत्प्लावन का सिद्धांत है इसको भी समझना होगा। तो अभी आगे हम लोग आर्किमिडीज के सिद्धांत को भी शॉर्ट में समझेंगे क्योंकि ये विज्ञान की क्लास नहीं है। और देखिए आज की क्लास में जो इस क्लास का बेसिक है यानी आइसोस्टेसी का जो बेसिक है वो मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करवा दूंगा, जिससे जब अगली क्लास में मैं आपके सामने इस तरह के शब्द बोलूं
उत्प्लावन और अन्य शब्द बोलूँ एरी को पढ़ाते समय, प्राट को पढ़ाते समय, तो आप अच्छे से समझ पाएँ। तो देखिए समस्थितिकी को समझने के लिए एक जो पहला सिद्धांत हमें समझना है वो है संतुलन का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम। देखिए ये जो इक्विलिब्रियम का सिद्धांत है ये इस प्रश्न का आंसर देता है। मैंने शुरू में आपसे कहा कि अगर इस पेन को मैं हाथ पे खड़ा करने की कोशिश करूं तो ये सीधा खड़ा नहीं हो सकता है। अब देखिए जाहिर सी बात है अगर इसी पेन के नीचे एक नींव हो जैसे कि मकान की नींव होती है, मान लीजिए ये पेन जमीन के अंदर काफी गहराई तक धंसा हो तो ये पेन नहीं गिरेगा। क्यों? क्योंकि जमीन के नीचे इसको सपोर्ट मिल जाएगा। इसी चीज को संतुलन का सिद्धांत बताता है। देखिए ये क्या कहता है कि पृथ्वी की किसी सतह पर कोई जो क्षेत्र है, पृथ्वी के ऊपर कोई जो क्षेत्र है, उसमें संतुलन तब होता है जब सतह के ऊपर का द्रव्यमान नीचे के द्रव्यमान से संतुलित हो जाता है। यानी कि ऐसे समझिए ये पृथ्वी की सतह हो गई, इसके ऊपर का जो द्रव्यमान है जब ये नीचे के द्रव्यमान से, जो पृथ्वी के नीचे जो द्रव्यमान है उसके द्वारा जब संतुलित हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में ये अपनी जगह पे खड़ा रहेगा, एक साम्यावस्था या संतुलन, एक संतुलन की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। इसी चीज को अभी हम लोग और डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी हम लोग सिद्धांतों को समझ रहे हैं कि हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे कि ये आइसोस्टेसिस की अवधारणा सामने कहाँ से आई। क्योंकि बेसिकली जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन की आप तैयारी कर रहे हैं वहां पे ऐसे ऑप्शंस बन सकते हैं। तो देखिए 18वीं शताब्दी के मध्य में एक प्रोजेक्ट चल रहा था। प्रोजेक्ट का जो लक्ष्य था वो ये पता करना था कि पृथ्वी का आकार कैसा है, यानी कि ये दीर्घवृत्त का वृत्ताकार गोला है या किस तरह की है पृथ्वी। तो पहले तो आपको यही बता देता हूँ कि जो प्रयोग हुआ था पेरू वगैरह में उससे ये पता चला था कि पृथ्वी चपटी है, लेकिन हमें यहाँ पर नहीं जाना है। हमें ये समझना है कि इसी प्रोजेक्ट के दौरान ये जो प्रोजेक्ट चल रहा था पृथ्वी के आकार को पता करने का, इस दौरान क्या किया गया, भूमध्य रेखा के ऊपर अक्षांश की 1 डिग्री की लंबाई को मापा गया। यानी अक्षांश की 1 डिग्री की लंबाई कितनी है भूमध्य रेखा पर, इस चीज को मापा जा रहा था। अच्छा अब आप इस तरह का मापन का काम करेंगे तो आपको कुछ टूल्स की, कुछ इक्विपमेंट की जरूरत होगी। तो यहाँ पर 2 तरीकों से अक्षांश की लंबाई मापी गई। एक तो जो हमारे आकाश में स्टार होते हैं, सितारे होते हैं, उनकी स्थिति के आधार पर अक्षांश को मापा गया। और दूसरा जो प्लम्ब बॉब आता है, इस तरह का एक उपकरण होता है, ये जो स्पिरिट लेवल या प्लम्ब बॉब होता है, इसके आधार पर अक्षांश को मापा गया। यानी 2 तरीके से अक्षांश का मापन किया गया, एक सितारों की स्थिति को देख के और दूसरा प्लम्ब बॉब के आधार पे। अब देखिए जब अक्षांश एक ही है तो उसकी लंबाई भी एक ही आना चाहिए। लेकिन क्या देखा गया कि सितारों के आधार पर जो लंबाई आ रही है वो अलग है और प्लम्ब बॉब के आधार पे जो लंबाई मापी गई वो अलग है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि ये लंबाई में अंतर कैसे आ रहा है, ये जो मापन का अंतर है ये कहाँ से आ रहा है? तो पहले शुरू में कुछ लोगों ने कहा कि देखिए ये जो इक्वाडोर के पास में और यहाँ पर जो एंडीज पर्वत है, ये एंडीज पर्वत का गुरुत्वाकर्षण है जो इस प्लम्ब बॉब को खींच रहा है, जो इस इक्विपमेंट को अपनी तरफ खींच रहा है। और इसी वजह से मापन में अंतर आ रहा है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण की वजह से ये प्लम्ब बॉब जो है खींच रहा है एंडीज पर्वत की तरफ और इसी वजह से मापन में अंतर आ रहा है। लेकिन फिर ये समझा गया कि देखिए इतना ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव नहीं हो सकता है कि इतना अंतर आ जाए। यानी कि जो प्लम्ब बॉब है उसमें इतना विक्षेपण नहीं हो सकता है, इतना ये अपनी जगह से नहीं हट सकता है गुरुत्वाकर्षण की वजह से, जितना ज़्यादा लंबाई में अंतर आ रहा था। तो अब इसका एक दूसरा स्पष्टीकरण दिया गया। ये कहा गया कि देखिए जो पर्वत की जड़ यानी कि ऐसा पर्वत का हिस्सा जो बहुत ज़्यादा ऊँचा है और गहराई में भी बहुत गहरे तक गया है, यानी कि ऐसा पर्वत जो गहराई में ज़्यादा अंदर तक गया है ज़मीन के, उस पर्वत का जो घनत्व है वो कम है। यानी ये जो पर्वत है, कम घनत्व वाली चट्टानों से बना है। और ऐसा हिस्सा जो कम ऊंचाई तक गया है, कम गहराई तक गया है, उसका घनत्व ज़्यादा है। इस आधार पर ये समझाने की कोशिश की गई कि ये जो मापन का अंतर है क्यों आया था। अभी आगे हम लोग इसी से जो है एवी की जो परिकल्पना है, प्राट की जो परिकल्पना है, उनका जन्म हुआ था, उसमें इन चीज़ों को और भी डिटेल में देखेंगे।
लेकिन फिलहाल आप ये समझ गए कि ये जो क्वेश्चन है ये आया कहाँ से। और जब हिमालय का सर्वेक्षण हो रहा था, उस समय भी जो कल्याणपुर वगैरह स्थान थे, वहां पर भी इसी तरह का अंतर आया था। और उसके बाद इसी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कि ये जो मापन का अंतर है ये क्यों आता है, इसका क्वेश्चन का आंसर देने के लिए ही ये जो आइजोस्टेसी की अवधारणा है वो सामने आई थी। देखिए, समस्थितिकी को समझने के लिए उत्प्लावन का जो सिद्धांत है जिसे आर्किमिडीज ने दिया था, इसको समझना जरूरी है। और दूसरी बात है कि यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है क्योंकि आइजोस्टेसी का ये हिस्सा है। तो जो उत्प्लावन का सिद्धांत है मैंने आपको बताया, ये आर्किमिडीज ने दिया था। और ये सिद्धांत बताता है कि क्यों एक वस्तु तैरती रहती है और जबकि दूसरी डूब जाती है। देखिए, जो उत्प्लावन है ये एक तरह का बल है। ये किस तरह से काम करता है, मान लीजिए आपके पास एक पानी की बाल्टी है, इसके ऊपर आप कोई प्लास्टिक का डिब्बा है जिसका ढक्कन बंद किया हुआ है, उसको आप ऐसे दबाते हैं, पानी के अंदर आप डुबोना चाहते हैं। आपको क्या महसूस होगा कि हाथ को कोई ऊपर की ओर ढकेल रहा है, यानी आपको लगेगा कि आपका कोई विरोध कर रहा है जिससे आप ये डिब्बा अंदर ना दबा पाए पानी में। तो यही बेसिकली ये जो बल है ये उत्प्लावन का बल है। देखिए, क्या है कि कोई भी जो वस्तु होती है उसका घनत्व होता है। यानी कि घनत्व क्या होता है, थोड़ा सा और डिटेल में जाएं तो देखिए, घनत्व का मतलब है कि किसी वस्तु के कण कितने पास या दूर हैं। अगर किसी वस्तु के जो कण हैं, कोई भी चीज है वो अणुओं से मिली है, अगर इस वस्तु के जो अणु हैं बहुत पास पास है, तो यानी कि इसका घनत्व ज्यादा है। और वहीं पर अगर अणु दूर दूर है तो घनत्व कम है। अब देखिए, आपके पास मान लीजिए वस्तु है जिसके जो अणु है वो बहुत पास पास है, यानी इसका घनत्व ज्यादा है। तो यानी कि ये तरह से ये वस्तु भारी दी होगी। जैसे लोहे का आपके पास कोई ऑब्जेक्ट हो गया, जैसे बांट वगैरह होते हैं जिससे तौला जाता है, तो ये दो अधिक घनत्व वाले ऑब्जेक्ट हैं, आप देखिए पानी में तुरंत डूब जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का घनत्व, जैसे मैंने आपको बांट का एग्जांपल दिया, कि इस वस्तु का घनत्व जो है जल के घनत्व से ज्यादा है, इसलिए ये वस्तु डूब जाएगी। तो सिंपल भाषा में, अगर किसी वस्तु का घनत्व जिस द्रव के ऊपर उसको रखा गया है उससे अधिक है, तो वस्तु डूब जाएगी। और अगर वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम है, जैसे कागज का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, तो ऐसे में क्या होगा, कागज है, लकड़ी है, ये पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। इसी चीज को आर्किमिडीज ने बताया था। इन्होंने कहा कि देखिए, कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है उसको ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण पानी में डुबोने के लिए बल लगाता है, और नीचे से उत्प्लावन बल लगता है वस्तु के ऊपर जो इसको ऊपर ढकेलता है। और इन दोनों के बीच का जो अंतर है उसी से डिसाइड होता है कि वस्तु डूबेगी या तैरती रहेगी। अगर इसके ऊपर अधिक गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, अगर घनत्व वस्तु का ज्यादा है तो इसके ऊपर ग्रेविटी ज्यादा होगी यानी गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा लगेगा। और ऐसे में क्या होगा, फिर ये जो उत्प्लावन बल है ये कमजोर पड़ जाएगा इस ग्रेविटी के सामने, और ग्रेविटी इसको नीचे पानी में ढकेल देगी। वहीं पे अगर उत्प्लावन बल ज्यादा है, ग्रेविटी ज्यादा काम नहीं कर पा रही है क्योंकि वस्तु की डेंसिटी कम है, यानी कि घनत्व वस्तु का कम है, जिसकी वजह से ग्रेविटी कम है और जो आपका उत्प्लावन बल है वो अधिक है। तो ऐसे में वस्तु तैरती रहेगी, यानी कोई वस्तु तैरेगी या डूबेगी, ये इस चीज से डिसाइड होता है कि वस्तु का घनत्व कितना है और जिस द्रव के ऊपर ये तैर रही है उस द्रव का घनत्व कितना है। तो अब हम लोग आर्किमिडीज के इस सिद्धांत की मदद से समझेंगे कि समस्थितिकी क्या है। मैंने आपको क्लास की शुरुआत में बताया कि लिथोस्फीयर और एस्थेनोस्फीयर के बीच का जो संतुलन है उसी को समस्थितिकी यानी आइजोस्टेसी कहते हैं। देखिए, यहाँ पर तो ये जो आप देख रहे हैं, जो हमारी ओशियन की क्रस्ट है, जो भी ये आप जितनी भी यहाँ पे क्रस्ट और अपर मैंटल का हिस्सा देख रहे हैं, ये पूरा बेसिकली हमारा लिथोस्फीयर है जो आपको ब्राउन कलर का दिख रहा है। और इसके नीचे ये देखिए एस्थेनोस्फीयर का विस्तार है जिसको ग्रे कलर से दिखाया गया है। ये चीज आपके ध्यान देने की है। देखिए, ये जो आपके पर्वतीय हिस्से हैं जहां पर पर्वत ये ऊंचे उठे हैं, इसके नीचे जो आपका ये लिथोस्फीयर है वो एस्थेनोस्फीयर में काफी गहराई तक गया है। यानी कि जहां पर आप देख रहे हैं पर्वत ज्यादा ऊपर उठा है, वहां नीचे भी लिथोस्फीयर ज्यादा गहराई तक है। वहीं ओशियन देखिए जिसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं होती है,
उसका जो नीचे का क्रस्ट है, यानी कि जो ओशियनिक क्रस्ट है, जो इसका लिथोस्फीयर है, यहाँ पर वो भी ज़्यादा गहराई तक नहीं गया है। यानी एक चीज़ आपको चित्र देख के समझ में आ रही है कि पृथ्वी पर जो ऊँचे उठे भाग होते हैं, वो एस्थेनोस्फीयर में भी ज़्यादा गहराई तक गए होते हैं, जबकि जो पृथ्वी पर कम ऊपर उठे भाग होते हैं, उनकी एस्थेनोस्फीयर में भी गहराई कम होती है। अब देखिए इसमें परिवर्तन भी कभी-कभी, और यही बेसिकली आपकी आइसोस्टेसी है। ये जो एक आदर्श अवस्था है संतुलन की, जिसमें आस्थेनोस्फीयर और लिथोस्फीयर के बीच का जो ये एक संतुलन बन जाता है, यही आपकी आइसोस्टेसी है। यहाँ पर हमको ये समझना है कि देखिए ये संतुलन बिगड़ कैसे जाता है। अब मान लीजिए ये ऊपर उठा पर्वत है। मैंने आपको डेविस के सिद्धांत में बताया कि नदी क्या करती है, पर्वत का अपरदन करती है और इसको मैदान में बदलने की कोशिश करती है। पर्वत का अपरदन होगा यानी इसकी ऊंचाई कम होगी। अच्छा, मान लीजिए पर्वत की ऊंचाई कम होकर यहाँ तक रह गई, इतनी कम। तो जो मैंने आपको बताया ज़्यादा ऊपर उठे भाग हैं, वो काफ़ी गहराई में भी रहते हैं। तो जब ऊपर से इसकी ऊंचाई कम होगी, तो एस्थेनोस्फीयर में भी इसकी गहराई कम होगी। यानी ये जो पहले यहाँ तक डूबा था पर्वत, अब मान लीजिए केवल यहाँ तक डूबा रह जाएगा। ये वाला जो हिस्सा था डूबा, ये अब डूबा हुआ नहीं रह जाएगा। तो इस तरह के चाहे ज्वालामुखी हो या फिर आपका नदी का अपरदन कार्य हो, ये सभी आपकी साम्यावस्था को विचलित करते हैं, आइसोस्टेसी या समस्थितिकी को विचलित करते हैं। अच्छा देखिए, इसी तरह से अगर कहीं पे मान लीजिए पर्वत की ऊंचाई और बढ़ जाए, तो फिर इसकी गहराई भी एस्थेनोस्फीयर में और ज्यादा बढ़ जाएगी। अच्छा, मान लीजिए पृथ्वी के ऊपर हिमयुग चल रहा है और इसकी वजह से ये वाला हिस्सा जो है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा बर्फ जम गई है। अब जब बर्फ जमेगी यानी ये वाला जो हमारा लिथोस्फीयर का हिस्सा है, इसका घनत्व बढ़ गया है। और मैंने आपको बताया जब घनत्व बढ़ जाएगा या जब कह लीजिए ये हिस्सा ऊपर उठेगा, तो नीचे की तरफ ये एस्थेनोस्फीयर में धंसने लगेगा। अब जैसे ही ये हिस्सा, क्योंकि इसके ऊपर बर्फ जम गई है, लिथोस्फीयर का घनत्व बढ़ गया है, तो जैसे ही ये हिस्सा नीचे की तरफ जाएगा, इससे कई सारे चेंजेस हो जाएंगे। क्या चेंजेस हो जाएंगे? एक तो यहाँ पर ऊपर इस लिथोस्फीयर के ऊपर जो हिमनद हैं और जो नदियां वगैरह हैं, इन सब का आधार तल बदल जाएगा। यानी जहां ये महासागर में या जहां पर भी जाकर मिल रही थी, उससे अब ये थोड़ा सा नीचे हो जाएंगी। और जैसे ही नदी का आधार तल बदलता है या हिमनद का आधार तल बदलता है, अपरदन फिर से शुरू हो जाता है। इस चीज को आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर बताने का उद्देश्य केवल इतना है कि आप ये समझ सके कि जो समस्थितिकी में होने वाले परिवर्तन हैं, इसकी वजह से अलग-अलग भू-आकृतिक घटनाएं जो है, उनकी वृद्धि हो जाती है। कहीं पर अपरदन बढ़ जाएगा, कहीं पर अपरदन कम हो जाएगा। इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारी क्लास थी, इसमें मैंने आपको सारी बेसिक डिटेल्स बता दी और बहुत कुछ आप समस्थितिकी को अब समझने लगे होंगे कि ये किस तरह से काम करती है। अब अलग-अलग विद्वानों ने इसके बारे में अलग-अलग विचार दिए हैं, उनको हम आने वाली क्लासेस में देखेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। और जैसा मैंने कहा, अगर आप हमारी पेड क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें आपका यूजीसी नेट का पूरा कोर्स कराया जाएगा और पीएससी जैसे एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगी, तो आप मेरे नंबर 7905251328 पर मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं।